चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स के फॉर्मूला डिवीजन के टॉपिक पे। ठीक है, तो हम लोग इसमें बेसिकली फोकस करेंगे फॉर्मूलाज पे जो भी डिफरेंट चैप्टर्स में अवेलेबल हैं। दैट मीन्स आइदर वो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक हो, या वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो, या वो वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक हो, या वो डिफरेंशियल का हो, या फिर वो कैलकुलस का टॉपिक हो। हर एक चैप्टर्स का जितने भी फॉर्मूलेज अवेलेबल है हमारे पास में, उनका हम लोग रिविजन करेंगे और वो फॉर्मूलेज के पीछे का क्या कंसेप्ट है और उनका क्या एप्लीकेशन है हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होगा वो गेट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक। ठीक है, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास में अगर आप पूछेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास में, जब हम किसी मैट्रिक्स का रोज और उसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज ई के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो अगर माइनस ए के बराबर आ जाता है, दैट मीन्स माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास में होगा। ठीक है, सिमिलरली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करूं तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखिए छोटा सा तो आप लिख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। तो और हमारे पास में अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, तो हमारे पास में मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, तो ए रेज़ टू द पावर के इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, जहां पर कि के हमारे पास में क्या होता है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक, तो इसका अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरह से एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं फर्दर नीलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैं बोल सकता हूं कि आइगन वैल्यूज का सम, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज का सम, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ट्रेस इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स ट्रेस इक्वल टू 0 होगा, तो हम ट्रेस को क्या बोल सकते हैं, आइगन वैल्यूज का सम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज आई, दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड ट्रेस इक्वल टू 0। ठीक है, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्दर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्दर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास में आई। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ए इनवर्स, दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, ये हमारे पास में हो गई प्रॉपर्टीज। एक छोटा सा एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ 0 0 1 1। ठीक, तो कोई इशू नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास में इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का, दैट इज डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या होता है, या तो 1 होता है या फिर -1 होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं +-1। तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-1 हो सकता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टीज होती है। फर्दर अगर मैं बात करूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपस में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है आई। तो मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बेसिक पहले बात कर लिया, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, आइगन वैल्यूज के बारे में जाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर रैंक मेथड को भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे। चलिए
देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है दैट इज आइगन वैल्यू। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? हमारे पास में जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होता है, सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ए, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सपोज कर लीजिए रैंडमली कोई भी एलिमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या मतलब हमारे पास में ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो हमारे पास में ये जब भी हम लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई, तो हमारे पास में ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनांट अगर मैं जीरो के साथ में इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक आएगा, या फिर हमारे पास में अगर क्यूबिक आता है तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए हमारे पास में लैम्डा के टर्म्स में, यहाँ पर लैम्डा के टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जो इक्वेशन आएगा वो किसके टर्म में आएगा? लैम्डा के टर्म में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ आइगन वैल्यूज की, तो हमारे पास में ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट जब हम करते हैं और जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो जो लैम्डा की पार्टिकुलर वैल्यूज आती हैं वही वैल्यूज हमारे पास में क्या कहलाती हैं? आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आइगन वैल्यूज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लोग इग्नोर करते हैं लेकिन एग्जाम में यही काम आता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम आप इसको 10 बार लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा होता है भैया? ये देखिए, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की, तो मैं वो क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो मैंने अभी जिसको सर्कल किया है वो क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिटर्मिनांट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज एकदम डबल स्टार वाली प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम में आप आंख बंद करके यूज कर लेंगे ना, एग्जाम में आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बट क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए आइगन वैल्यूज पे, ऐसा नहीं कि आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन बेस्ड प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं आइगन वैल्यूज की, ठीक है। तो अगर आइगन वैल्यूज पे क्वेश्चन बेस्ड है तो इन प्रॉपर्टीज को आप सबसे पहले ट्राई करें, अगर नहीं बनता फिर उसके बाद कुछ और ट्राई करें, बट सबसे पहले प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाने का कोशिश करेंगे जब आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्दर। चलिए तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पहले से लिख दी है, ठीक है, तो इसको जस्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मैंने ऑलरेडी बताया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा? प्योरली रियल होगा, ठीक है। सिमिलरली आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो होंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखता हूं मैं, इन केस ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देता है, सपोज करिए कोई इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया हमारे पास में 1 2 3 1 2 1 0 0 0, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो इस केस में हमारे पास में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वही हमारे पास में आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दैट मींस इन केस ऑफ अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही क्या करेगा? आइगन वैल्यूज का काम करेगा, ठीक है। आइगन वैल्यूज था, मैंने यू छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर बात करो ए एंड ए ट्रांसपोज की,
तो दोनों की आइगन वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक तरफ मैट्रिक्स ए को रख रहा हूँ और दूसरी तरफ में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रख रहा हूँ, तो दोनों की अगर आप आइगन वैल्यूज को निकालेंगे तो दोनों की आइगन वैल्यूज सेम आएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए फर्दर बात करते हैं। चलिए देखते हैं फर्दर हम लोग। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, क्या मैं बोला, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन lambda square will be the eigenvalue of matrix A square. Similarly, then lambda raised to the power n will be the eigenvalues of A raised to the power n. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में बहुत यूज होता है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं कि अगर सपोज कर लिए कोई मैट्रिक्स A है, उसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए स्क्वायर की, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लैम्डा स्क्वायर हो जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स जितना पावर हम मैट्रिक्स पे चढ़ाएंगे उतना ही पावर हमें उसके आइगन वैल्यूज पे भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में आ गई 1 2 3। हमसे पूछा गया कि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यही हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब हमारे पास में बात आती है, अगर मैं आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर दूं, आइगन वेक्टर के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। तो आइगन वेक्टर पे बेसिकली हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मूला है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाला है, जहां पर कि ए हमारे पास में क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स हमारे पास में क्या है? आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर हमारे पास में हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है, दैट मीन्स कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा 1 2 1। अगर 3 डायमेंशन में, अगर 2 डायमेंशन में होगा तो हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, तो 1 2 इस तरह से करके हमारे पास में, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये हमारे पास में क्या हो सकता है? एक आइगन वेक्टर हो सकता है, ठीक है। और लैम्डा क्या हमारे पास में? आइगन वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम बहुत बार एग्जाम में, सपोज करिए यहाँ पर 3 पैरामीटर है, मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू है। 3 में से कोई 2 पैरामीटर हमारे पास में एग्जाम में दिया रहेगा और तीसरा पैरामीटर हमें बोलेगा निकालने के लिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं सेटिस्फाई करा के या फिर ऑप्शन चेक करके, ठीक है। चलिए फर्दर बात करते हैं। चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं रैंक के ऊपर, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूं रैंक की, तो रैंक में सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारे पास में रैंक हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में रैंक डिसाइडिंग के लिए क्या सबसे पहले याद रखना रहता है हमें? रैंक इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर छूट गया भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में रैंक की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास में वो यही होती है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास में क्या देता है? हमें रैंक देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास में रैंक हम किससे डिसाइड करते हैं? एक्लियन फॉर्म से डिसाइड करते हैं। एक्लियन फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं? रैंक को भी डिसाइड कर सकते हैं। और मेथड, अगर आप पहला वाला मेथड यूज कर सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप रैंक को एक्लियन फॉर्म से निकालना चाहते हैं, सबसे बेस्ट मेथड एक्लियन फॉर्म का रैंक मेथड होता है, ठीक। सपोज करिए मैं क्या छोटा सा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास में यहाँ लिखा है 1 4 4 2 1 1 1 और हमारे पास में यहाँ पर, सॉरी यहाँ 1 2 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 3 6 लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स दिया रखा है, ठीक है। तो एक्लियन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्लियन फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। अगर है ऑलरेडी,
तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं है तो मैं 1 बनाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है तो मुझे 1 बनाने की यहाँ दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं रो ऑपरेशन लगा के क्या करूँगा, उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना दूंगा। तो रो ऑपरेशन में लगा दे रहा हूँ, सपोज करिए R2 goes to R2 minus 4 R1। सिमिलरली R3 goes to, मैं लिख देता हूँ R3 minus 4 R1। तो हमारे साथ दोनों एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो हमारे पास में जो एलिमेंट होगा ये वाला, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 minus 8 which is equal to -7। 2 minus 8 which is कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 में से अगर 8 चला जाएगा तो हमारे पास में आएगा -6। 3 में से 4 चला जाएगा तो आएगा -1। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर जीरोस नहीं बना सकते हैं, चाहे हम कुछ भी करके, ठीक है। रो ऑपरेशन लगाकर बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए हम फर्दर जीरो नहीं बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास में क्या दे देंगे, हमें रैंक दे देगा, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ जाएगा 3 के बराबर, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा रैंक, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या था, एक्लियन फॉर्म का यूज करके हमने रैंक निकाला यहाँ पर 3, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप फर्स्ट वाले मेथड का यूज करके, तो क्या करेंगे आप, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना था हमें, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। दैट मीन्स 3x3 मैट्रिक्स, तो हमारे पास में 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल गया, दैट इज रैंक हमारे पास में क्या आ गया 3, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर, जिस ऑर्डर का हमारे पास में मैट्रिक्स होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम बोल सकते हैं कि रैंक उसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर का रैंक, ठीक है। जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उसका रैंक हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमारे पास में इस तरह से लीनियर इक्वेशन दिए गई हैं तो हमारे पास में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन की, तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हमारे पास में, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हमारे पास में यहाँ पर x, y और z है, दैट इज हमारे पास में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर तो मैंने x, y, z लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं। जितना भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा दैट इज x, y, z, इस तरह से करके हमारे पास में अगर 2 वेरिएबल x, y होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो जाएगा, अगर x, y, z है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए, और वो किसके साथ में बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ में भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, हमारे पास में क्या होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास में होता ही है, लेकिन विच इज लेस देन होगा यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास में क्या होता है, विच इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई जेड टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन, और हमारे पास में ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। तो क्वेश्चन हमारे पास में इस टॉपिक से बहुत भर भर के आते हैं क्वेश्चन रहता है हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन दिया रहता है हमारे पास में,
उसके बाद हमारे पास में कोई एक टर्म यहाँ से सपोज करिए कोएफिशिएंट b1 a1 या फिर b2 कोई भी एक टर्म की जगह पर उन्होंने कोई एक अननोन दे दिया k या फिर m, इस तरह से करिए कोई एक अननोन दे दिया और बोल दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम m की वैल्यू बताइए या फिर k की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक का यूज करना पड़ेगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा, एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से करके रैंक निकालेंगे तो आपको ये वाला पार्ट का रैंक क्या दे देगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दे देगा, और ये जो पूरा जो रैंक मिलेगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा और ये वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही बार में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक निकाल सकते हो एक्लियन फॉर्म का यूज करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन, उसको अप्लाई करके आप जो अननोन रहेगा के एम या जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको एक्लियन फॉर्म आना चाहिए अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन बनाने हैं और रैंक पे बेस्ड, तो आपको एक्लियन फॉर्म का यूज पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगर मैं फर्दर बात करूं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो होमोजीनियस कब होगा हमारे पास में, जब d1 d2 d3 जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये वाले स्लाइड में, दैट मीन्स ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाता है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोलते हैं, तो उसका कंडीशन क्या होता है हमारे पास में, दैट इज रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारे पास में अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में कब मिलेगा, जब हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होगा। ठीक है, चलिए बीच में मैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन का बता ही देता हूँ, भूल गया बताना। तो नो सॉल्यूशन हमें कब हमारे पास में कब मिलता है, हमें जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं होता है, तो हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसको आप कंबाइंड फॉर्म में याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं फर्दर। चलिए तो हमारे पास में ये कुछ प्रॉपर्टीज है तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। तो हमारे पास में अगर आपके पास में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया रहा है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि अगर वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो कोई एक अननोन की वैल्यू आपको पूछी जाएगी m या फिर k की, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप d की वैल्यू को 0 करके उस अननोन की वैल्यू m या फिर k जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा उसकी आप वैल्यू को निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके एक बार रख लेंगे और इस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस भर भर के। ठीक है, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं d इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अननोन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और अगर आपको बोला जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंडीशन यूज कर सकते हो d नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर कि d किसका निकालना होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको निकालना पड़ेगा। किसका, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। सॉरी मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा था, तो आपको डिटरमिनेंट किसका निकालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो भी किसके साथ में इक्वेट करना पड़ेगा, 0 के साथ में, दैट इज d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको लगा के जो भी अननोन की वैल्यू होगी वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। तो हमारे पास में ये कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और हमारे पास में यहाँ पर इनवर्स और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, जहां पर कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है,
और n हमारे पास में उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-2 इनटू ए, जहां पर कि n हमारे पास में क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और हमारे पास में मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला भी देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलरली ए ट्रांसपोज और होल का इनवर्स विच विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज और होल का ए इनवर्स एंड होल का ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलरली ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ठीक है, जिसको हम लोग फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ये पूरा जो प्रॉपर्टीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन दिख जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं। हमारे पास में ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अगर किसी मैट्रिक्स का डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होता है, D इक्वल टू पी इनवर्स A इंटू पी, जहां पर कि P हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स होता है, सॉरी A हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स होता है, P हमारे पास में मॉडल मैट्रिक्स होता है और D हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जो मॉडल मैट्रिक्स P होता है वो हमारे पास में आइगन वेक्टर के मदद से बनाया जाता है। दैट मीन्स जो आइगन वेक्टर्स होते हैं कॉलम मैट्रिक्स, उनको आपस में अरेंज कर दिया जाता है तो हमारे पास में मॉडल मैट्रिक्स बन जाता है। और हमारे पास में जो D दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो आइगन वैल्यूज की मदद से बनाया जाता है, ठीक है, जहां पर कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास में आइगन वैल्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू that is order of that matrix n is equal to number of distinct eigen values। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो और सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया, इनवर्स मैंने बताया ही नहीं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारे पास में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जहां पर कि हमारे पास में एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमारे पास में जो यूजुअल तरीका से हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास में अगर आप 2x2 का अगर आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका पता होना चाहिए, हमारे पास में सपोज कर लीजिए मैं ऐसा लिख दिया हूं, तो 2x2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट को हम लोग चेंज करते हैं और हमारे पास में जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके सिर्फ साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास, अच्छा मैं इसको यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, ठीक है। 4 1 था तो मैंने 1 4 कर दिया, ठीक है। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, ये हमारे पास में एडजॉइंट निकला है किसका, अगर इस मैट्रिक्स को का एडजॉइंट निकालना है तो हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके सिर्फ साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो था वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई पार्ट रह गया होगा मेरे से तो ठीक है, तो उसको हम लोग फर्दर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको फर्दर कहीं पर कवर कर लूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं चैप्टर के ऊपर वो हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस का मैंने लिया है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं होता है वेक्टर कैलकुलस का, लेकिन इजी होता है और स्कोरिंग होता है, ठीक है। जैसे कि इस वाले पार्ट को आप पढ़ के एकदम आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो ग्रेडियंट से आता है, या तो कर्ल या फिर डाइवर्जेंस का आएगा, या फिर स्टोक्स थ्योरम से आएगा, या फिर ग्रीन्स थ्योरम पे आ जाएगा, या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे आ जाएगा, और अगर कुछ और हुआ तो लाइन इंटीग्रल पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। तो इन सारे पार्ट का जो भी फॉर्मूला रिलेटेड है इन सारे पार्ट से, उनको हम लोग एक बार क्विक में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट की, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रेडियंट पूछा हो या फिर ऐसा पूछा हो कि द ग्रेटेस्ट रेट चेंज, इस अगर हमारे पास में ये वाला वर्ड दिख जाए आपको, ग्रेटेस्ट रेट चेंज, दैट मीन्स हमारे पास में अगर आपसे पूछा गया कि फंक्शन किस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज से इंक्रीज कर रहा है,
तो हम वहां पर ग्रेडियंट वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर डायरेक्टली ना लिखा हो ग्रेडियंट, ये वर्ड लिखा हो ग्रेटेस्ट रेट चेंज, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास में ग्रेडियंट काम में निकालना है, ठीक है। चलिए, तो डेल हमारे पास में क्या आता है, डो अपॉन डो एक्स, या फिर इसको नेबुला भी बोलते हैं। तो डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं इस डेल ऑपरेटर को, ग्रेडियंट को एफ एक्स पे ऑपरेट करूं तो कैसा होगा, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप इंटू फंक्शन एफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस एफ एक्स को पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर सिमिलरली हम लोग इसका एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर सिमिलरली हम निकालेंगे एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। फिर उसके बाद हमारे पास में जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में जो भी रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, वेक्टर के फॉर्मेट में आएगा। दैट मीन्स आई, जे और के साथ में फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में ग्रेडियंट का रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं फर्दर डाइवर्जेंस के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस के ऊपर, तो हमारे पास में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स डेल डॉट वी वेक्टर। दैट मीन्स हमारे पास में सपोज करिए कोई वेक्टर अगर हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं उसका डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल डॉट वी वेक्टर करना पड़ेगा। दैट मीन्स उन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। दैट मीन्स जब भी हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हम जस्ट इसको यहाँ पर पुट करेंगे और बारी बारी से इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा। फिर सिमिलरली वाई का निकालेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली जेड का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ तो। चलिए अगर मैं बात करूँ कर्ल की, तो कर्ल हमारे पास में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दैट इज डेल क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड, यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू हमारे पास में क्या है, सपोज करिए हमारे पास में, अच्छा मैं इसी वेक्टर को लेके बता रहा हूँ। तो जो हमारे पास में ये वाला वेक्टर है यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा अभी ये वी वेक्टर, इस केस में हमारे पास में यू क्या होगा, एक्स होगा, वी हमारे पास में वाई होगा और डब्ल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। दैट मीन्स आई का कॉम्पोनेंट, यहाँ पर आई का कॉम्पोनेंट आएगा कोएफिशिएंट, सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास में जे कैप का कोएफिशिएंट आएगा और यहाँ पर हमारे पास में के कैप का कोएफिशिएंट आएगा, जो भी वेक्टर हमारे पास में गिवन रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर कैलकुलस में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है वो यही है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, फाई डी एक्स प्लस जाई डी वाई इज इक्वल टू, अगर लाइन इंटीग्रल हमारे पास में क्लोज कर्व में दिया हो तो हम उसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, डबल इंटीग्रल डो जाई ओवर डो एक्स माइनस डो फाई ओवर डो वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे पास में जाई कॉम्पोनेंट है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो हमारे पास में फाई कॉम्पोनेंट रहेगा डी एक्स के साथ में उसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डी एक्स डी वाई लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम में जब भी हमारे पास में कर्व दिया रहेगा वो कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। एकदम ध्यान रखेंगे, बिना क्लोज्ड कर्व देखे आप ओपन कर्व में ग्रीन्स थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्लोज्ड कर्व कैसा होगा, अगर मैं बात करूं, सपोज कर लीजिए मैंने एक एलिप्स बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैंने एलिप्स बनाया तो अगर मैं लिख सकता हूँ एलिप्स का फॉर्मूला x² प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो एलिप्स होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। अगर हमारे पास सपोज ग्रीन्स थ्योरम में कोई एक एलिप्स बना के हमें जो कर्व दिया हुआ है वो क्या दिया है, एलिप्स दे दिया गया, तो हमारे पास में इस पे एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि क्लोज कर्व है। सिमिलरली अगर हमारे पास में कोई सर्कल दिया रहता तो हमारे पास में वो क्या होता, क्लोज कर्व होता, वहां पर भी एप्लीकेबल होता, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास में आप ध्यान रखेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड कर्व में ही एप्लीकेबल होता है, और हमारे पास में ये वाला फॉर्मेट सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स फाई dx प्लस जाई dy का लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, और क्लोज कर्व होना चाहिए। ठीक है, जो फाई और जाई फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम के ऊपर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। सिंगल इंटीग्रल दैट मींस लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में क्या लिख सकता हूं मैं, डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, जहां पर कि हमारे पास में जो डी एस होता है वो क्या डिनोट करता है, डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन कैप के कैप। ठीक है, और कर्ल हमारा मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास में अगर कोई वेक्टर f लिखा है तो उसका कर्ल हम कैसे निकालेंगे, एक डिटरमिनेंट बना देंगे और आई जे के डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई डो अपॉन डो जेड निकाल कर, और u v और w दैट मीन्स जो वेक्टर रहेगा उसके आई जे और k कंपोनेंट के साथ में जो भी हमारे पास में यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट और यहाँ पर कोएफिशिएंट, तीनों का कोएफिशिएंट, आई कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वो u होगा, और जो जे कैप के साथ में कंपोनेंट होगा वो v होगा, और जो के कैप के साथ में कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारे पास में, w होगा। ठीक है, तो आई जे और के कैप का जो कोएफिशिएंट होगा वही होगा हमारे पास में u v और w, हम जिसको जस्ट पुट करेंगे और कर्ल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में मिल गया और जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो कर्व दिया हुआ रहना चाहिए वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जो कर्व दिया हुआ रहे वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे इस बात को। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास में क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व हो रहा है तो वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप चाहे स्टोक्स थ्योरम्स लगा लें या फिर ग्रीन्स थ्योरम लगा लें, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में ही हम लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करें या फिर स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करें, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि स्टोक्स से करूंगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा और ग्रीन से करूंगा तो कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। चलिए फर्दर अगर मैं बात करूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल हमारे पास में डबल इंटीग्रल होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। तो डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds वेक्टर, अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास में क्वेश्चन में लिखा है और हमें बोला गया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम सीधा क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू dv, दैट मीन्स dv के वैल्यू हम लिख सकते हैं dx dy dz, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई बात नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक है, ओवर द वॉल्यूम v, तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। जो सरफेस एस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, जो एस सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास में बात हो गई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लाइन इंटीग्रल के बारे में, तो अगर आप बोले लाइन इंटीग्रल के ऊपर, तो लाइन इंटीग्रल में हमारे पास में क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर हमें निकालना होता है, सिंगल इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेक्टर को यहाँ पुट करते हैं और dr वेक्टर की वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और जो वेक्टर होता है उसको पुट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट उनका डॉट निकाल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के, जो भी हमारे पास में फॉर्मूले हैं हम लोग उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, लिमिटेड कंसेप्ट है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में रेसिड्यू वाला जो पार्ट होता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके क्वेश्चंस बार बार वही सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एनालिटिक नॉन एनालिटिक वाला पार्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेसिड्यू और हमारे पास में रिपीटेड रेसिड्यू वाला जो पार्ट है उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एनालिटिक एंड नॉन एनालिटिक फंक्शन जब हमारे पास में क्वेश्चन में दिखा रहता
तो हम कैसे डिसाइड करते हैं हमारे पास में कि एनालिटिक है फंक्शन या नॉन एनालिटिक है? तो ये जो हमारे पास में दो कंडीशन है, दैट इज u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y एंड सेकंड कंडीशन इज u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x। तो इसको हम लोग अगर पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डो u अपॉन डो x इज इक्वल टू डो v ओवर डो y, जहां पर कि u और v हमारे पास में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, fz इक्वल टू u ऑफ xy, दैट मीन्स u हमारे पास में फंक्शन होगा xy का, प्लस आयोटा v ऑफ xy, दैट मीन्स v जो हमारे पास होगा वो फंक्शन होगा xy का। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास में u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x, दैट मीन्स डो u ओवर डो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो v ओवर डो x। ये दो अगर हमारे पास में ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे तभी हमारे पास में एनालिटिक होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए दोनों ही कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इन दोनों कंडीशन को हम लोग कॉची-रायमन इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉची-रायमन इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं या कंडीशन ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, दैट मीन्स कॉची-रायमन इक्वेशन के बारे में अगर बोले तो डो f अपॉन डो z बार इक्वल टू अगर हमारे पास में 0 होता है, दैट मीन्स अगर हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, सपोज करिए अगर मैंने कोई फंक्शन लिख दिया f ऑफ z की वैल्यू अगर मैंने लिख दिया z बार है सपोज करिए, और हमसे पूछा गया कि ये हमारे पास में एनालिटिक फंक्शन है या नॉन एनालिटिक फंक्शन है। अभी तो हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका क्या करेंगे, डो f ओवर डो z बार निकालेंगे। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है हमारे पास में 1, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो नॉन एनालिटिक होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं हमारे पास में कि जब भी कोई फंक्शन दिया रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, दैट इज z के टर्म्स में अगर हमारे पास में फंक्शंस गिवन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डो f ओवर डो z बार अगर हम निकालें और अगर वो 0 के साथ में इक्वल आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। और अगर हमारे पास में डो f ओवर डो z बार 0 के साथ में नहीं आए इक्वल तो मैं बोल सकता हूं कि नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा, जो कि मैंने यहां पर अभी लिखा, एक एग्जांपल लिखा था। दैट मीन्स हमारे पास में 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोल सकते हैं नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा। अगर 0 के बराबर आ जाता तो मैं बोलता एनालिटिक फंक्शन, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन नॉन एनालिटिक होता। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, दैट इज डो f ओवर डो z बार अगर 0 आता है तो एनालिटिक, और अगर 0 नहीं आता तो नॉन एनालिटिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं सिंगुलर पॉइंट्स की, तो हमारे पास में जब भी कोई फंक्शन लिखा रहता है, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर एक fz फंक्शन लिखा हुआ है 10z अपॉन z माइनस 1 इंटू z प्लस 2। तो इनका सिंगुलर पॉइंट्स क्या होगा हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करेंगे, 0 के साथ में इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ही हम डेनोमिनेटर को 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास में मिलके आएगी 1 एंड माइनस 2। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स z इक्वल टू 1 पे और z इक्वल टू माइनस 2 पे हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास में हमें मिल गए। ठीक है, इन्हीं सिंगुलर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेसिड्यू की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। रेसिड्यू हमारे पास में दो टाइप से निकलता है। जब हमारे पास में जनरल मेथड से जो हम लोग निकालते हैं, जब हमारे पास में नॉन रिपीटेड के लिए, मैं लिख देता हूं यहां नॉन रिपीटेड सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, और हमारे पास में जब रिपीटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, रिपीटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग कैसे उसका रेसिड्यू निकालते हैं, उसका अलग तरीका है। तो दोनों ही मेथड्स को आपको ध्यान रखना है। जब हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन रिपीटेड वाला केस, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, और जब हमारे पास में रिपीटेड सिंगुलर पॉइंट्स वाला जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इस वाले में जो सेकंड वाला मेथड है इसको यूज करेंगे। तो दोनों ही मेथड को मैं बता दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है रेसिड्यू फॉर नॉन रिपीटेड की केस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करिए हमें निकालना है इंटीग्रल fz dz। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। सपोज करिए मुझे निकालना है इंटीग्रल fz dz। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मैं
इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि यही हमारे पास में यूज होता है। तो रेसिड्यू निकालना होगा हमें, बाकी तो ये 2 पाई आई वाला जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे यहाँ पर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, रेसिड्यू निकालूंगा। रेसिड्यू निकालने के लिए मुझे सिंगुलर पॉइंट्स की जरूरत होगी, तो सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो हमारे पास में z इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो रेसिड्यू की निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2। यहाँ पर तो हमारे पास में सिर्फ एक पॉइंट है, तो हमारे पास में नॉन रिपीटेड का ही केस आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2। मैं लिखूंगा यहाँ पर लिमिट z अप्रोचेस टू -2, ठीक है, इंटू नहीं हो, और यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, z माइनस दैट इज -2 इंटू एफ जेड। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं उसको बिठा रहा हूं जैसे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर रेसिड्यू ऑफ नॉन रिपीटेड। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, लिमिट z अप्रोचेस टू z0, जहां पर कि z0 क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है, z माइनस z0 इंटू एफ जेड, यही होता है। मैं इसी को यूज कर रहा हूं, इसी को यहां पर बिठा रहा हूं। तो z माइनस z0 क्या था, -2 था, सिंगुलर पॉइंट, इंटू एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ जेड की वैल्यू है z अपॉन z+2। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, ये भी आ गया z+2, और यहां पर भी हमारे पास में आ गया z+2, और यहां पर आ गया हमारे पास में लिमिट z अप्रोचेस टू z0, दैट मींस -2। z किसको अप्रोच कर रहा है, -2 को, और हमारे पास में ये कैंसिल हो गया, और z की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -2 को अप्रोच कर रही है, तो z की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2। तो हमारे पास में इसका रेसिड्यू क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे पास में रेसिड्यू आ गया एट z इक्वल टू -2, हमारे पास में रेसिड्यू क्या आ गया, -2। तो हम इस रेसिड्यू वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 पाई आई इंटू हमारे पास में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास वही इसका इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ रेसिड्यू फॉर रिपीटेड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हमारे पास में अब हम लोग रेसिड्यू फॉर रिपीटेड पॉइंट्स के लिए। जब हमारे पास में जो सिंगुलर पॉइंट होगा अगर वो रिपीटेड होगा तो उस केस में हम लोग रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें वो चाहिए। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइक्लिक इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको एकदम ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू निकालना पड़ता है। तो रेसिड्यू अगर हमारे पास में कैसे, अगर रिपीटेड पॉइंट्स अगर हमारे पास में आ जाते हैं तो रेसिड्यू हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। एफ जेड इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर, अगर मैं लिख दूँ 1 अपॉन z+1 का होल स्क्वायर में यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स क्या आएंगे, डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 करता हूँ तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या आएगा हमारे पास में, z इक्वल टू -1, -1, दैट मीन्स जो -1 पॉइंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, -1 जो पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो रेसिड्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिड्यू एट x इक्वल टू z इक्वल टू होगा, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल। अब ये m क्या है, m हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि रिपीटेशन m क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ टाइम्स सिंगुलर पॉइंट्स रिपीट्स। ठीक है, तो m हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सिंगुलर पॉइंट्स रिपीट। जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आया है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही हमारे पास में क्या है, m।
तो हम क्या लिखेंगे 1/m-1 फैक्टोरियल इंटू d रेज टू द पावर m-1 अपॉन dz रेज टू द पावर m-1, ठीक है, इंटू z माइनस z0 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर z0 हमारे पास में यहाँ पर -1 है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिड्यू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, -1 पे, ठीक है। तो z माइनस z0 रेज टू द पावर m इंटू fz एट द पॉइंट z इक्वल टू z0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे, किस पॉइंट पर, एट z इक्वल टू z0, दैट इज z इक्वल टू -1 पॉइंट के लिए। तो हमारा जो फर्दर आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। तो आप लोग क्वेश्चंस जब करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे ही आप लोग मेरा प्लेलिस्ट खोलेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास में बात थी रेसिड्यू फॉर रिपीटेड पॉइंट्स के लिए और हमारे पास में रेसिड्यू फॉर नॉन रिपीटेड पॉइंट्स के लिए। तो इस लेक्चर को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारे पास में, मैं इसको पार्ट 1 नेम्ड कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को भी आसानी हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा, लीनियर अलजेब्रा को देखा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, और हमने देखा वेक्टर कैलकुलस, और हमने देखा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीन टॉपिक हमने देखा। इनके इससे जो भी रिलेटेड हमारे पास में कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम गेट में पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ उसको देखा है। माइनर वाला पार्ट को मैंने नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि मैं यहाँ रिविजन करा रहा हूँ, मैं यहाँ बेसिक से पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने जो 95% ऑफ द टाइम गेट में पूछा जाता है, मैंने सिर्फ उसको कवर किया है, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को मैंने पार्ट 1 में रखा। पार्ट 2 में हम लोग जो बाकी टॉपिक्स है, जैसे कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, उसका रिविजन शॉर्ट जो भी हमारे पास फॉर्मूला टाइप्स है उसको मैं करा दूंगा, और डिफरेंशियल, और हमारे पास में जो कैलकुलस का टॉपिक है उसको भी हम लोग किस में कवर कर लेंगे, पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको अच्छा लगा हो। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी इससे फायदा हो तो आप क्या करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।